बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मस्कुलर वीकनेस की हिस्ट्री कैसे लेनी है लॉन्ग। अगर आप पीडियाट्रिशियन है, मोस्ट ऑफ टाइम जब मेडिसिन में इंटरेस्टेड है तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं, या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपके जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके पास पेशेंट आता है विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसकी कंप्लेंट यही होती है कि बच्चों को चलने में दुश्वारी हो रही है, बच्चा चलते हुए थक जाता है, बच्चे को चलने का मसला है, बच्चे जिस्म के अंदर कमजोरी है। तो जब सिम्टम्स इस तरह के आते हैं, जब चलने का मसला बच्चे के अंदर आता है, तो डेफिनेटली आपने सबसे पहला क्वेश्चन तो यही करना है कि बच्चे को ये मसला कब से है। तो उससे आपकी एक्यूट वर्सेस क्रोनिक काजेज निकल आती हैं। ठीक है, तो एक्यूट काजेज के अंदर डेफिनेटली आपकी स्कीम डिफरेंट हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर डेफिनेटली वो कहेंगे कि आपको बच्चे का चलने का मसला 1 साल से है, 2 साल से है, 3 साल से है, मतलब आपको लंबी हिस्ट्री मिलेगी, मंथ्स टू ईयर्स हिस्ट्री मिलेगी। तो इससे आपको क्रोनिसिटी का इल्म मिल जाएगा। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि पेरेंट्स से कहना है कि इसकी तफसील बताएं, और आपने उसमें 3 चीज़ों का रूल आउट करना है। आपने देखना है कि बच्चे की जो वीकनेस है, जो चलने का उसको मसला आ रहा है, क्या उसको कमज़ोरी से मसला आ रहा है, या उसका एटेक्सिया है, या उसकी जो है वो कोई फोकल वीकनेस यानी कि स्ट्रोक है। तो अगर तो उसकी वीकनेस एक साइड की और चलने का मसला आ रहा है तो डेफिनेटली ये तो स्ट्रोक हो जाएगा। अगर उसके इस बच्चे की पावर बिल्कुल ठीक है कि चलते हो, जिसमें उसका डोलना शुरू कर देता है, तो ये एटेक्सिया आएगा। इन दोनों बच्चों को भी चलने का मसला आएगा। लेकिन अगर बच्चा कहता है कि नहीं, उसको वीकनेस एक साइड पे भी नहीं है और इसका जिस्म डोलता भी नहीं है, बैलेंस का मसला भी नहीं है, तो डेफिनेटली फिर 2 चीज़ें बच जाती हैं, या तो मस्कुलर या न्यूरोपैथी, यानी मायोपैथी या न्यूरोपैथी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मायोपैथी के अंदर आपकी वीकनेस प्रॉक्सिमल होती है, न्यूरोपैथीज के अंदर आपकी वीकनेस डिस्टल होती है। डेफिनेटली फिर आपने कुछ क्वेश्चन उससे करने हैं या उसको इंडायरेक्टली उससे पूछना है कि भाई बच्चे को मसला क्या है, क्या उसको उठने से बैठने में मसला है, या चलते हुए बच्चा पाँव उठा उठा के चलता है। तो जो न्यूरोपैथी के बच्चे होंगे डेफिनेटली उनके अंदर जो है वो हैंड ग्रिप, उनकी जो प्रॉब्लम है वो लोअर लिम्ब से स्टार्ट होती है और इवेंचुअली अपर लिम्ब प्रोग्रेस करती है। बट उनको जो है वो नीचे से बैठने से उठने में कोई मसला नहीं होता। उनकी गेट अबनॉर्मेलिटी होती है, फिर फुट अबनॉर्मेलिटी आती है, फिर वो हाई स्टेपिंग गेट करते हैं, इनके पाँव उठा उठा के चलते हैं, फिर उनकी हैंड ग्रिप की वीकनेस आती है, और बहुत लेटर स्टेजेस के अंदर उनकी प्रॉक्सिमल वीकनेस आती है। यूजुअली वो प्रॉक्सिमल वीकनेस के साथ प्रेजेंट नहीं करते और वो मोबाइल रहते हैं। तो यहाँ पे आपने एस्टेब्लिश कर लेना है कि आपके बच्चे के अंदर वीकनेस प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है। तो प्रॉक्सिमल वीकनेस आपकी जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज या मायोपैथीज के अंदर आती हैं। यहाँ पे आपने जो कंजेंटल मायोपैथीज है उनको पूछ लेना है एज ऑफ ऑनसेट से। सपोज बच्चे की जो एज ऑफ ऑनसेट है लेस देन 1 ईयर आ रही है, तो फिर उस वक्त में आपने फ्लॉपी इन्फेंट की स्कीम चलानी है। इसके ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो उस कैटेगरी में चला जाएगा आपका पेशेंट। अगर लेटर स्टार्ट होती है तो फिर आपने इस स्कीम और इस वीडियो की चीजों को फॉलो करना है। नेक्स्ट, आपने उसकी जो वीकनेस है उसको डिटेल में देख लेना है। आपने कहना है कि बच्चे को चलते हुए क्या मसला होता है, क्या बच्चा चल लेता है कि नहीं चल लेता, चल लेता है तो कितनी देर ये इंडिपेंडेंट चल लेता है। ठीक है, मतलब अगर कहीं चलना हो तो 1 किलोमीटर है, 10 मिनट है, 1 मिनट बाद चलता है, कितनी देर चल लेता है। ठीक है, चलने के लिए सपोर्ट तो नहीं चाहिए इसको। क्या बच्चा नीचे बैठता है तो उठ जाता है, बैठते उठते हुए उसको हाथों की सपोर्ट तो नहीं चाहिए, घुटनों पे हाथ रख के तो नहीं चढ़ता, चेयर से उठ जाता है कि नहीं उठ जाता, ब्रुश कर लेता है, कॉम्पिंग कर लेता है। तो इस तरह आपने प्रॉक्सिमल वीकनेस की उसकी कैटेगरी कर लेनी है। आपने उसकी वीकनेस का एक्सटेंड देखना है कि उसकी वीकनेस रिस्पिरेटरी वीकनेस तो नहीं है, यानी सांस लेने में मसला तो नहीं होता, बल्बर वीकनेस तो नहीं है कि उसको खाने में निगलने में मसला तो नहीं होता, उसकी नेक की वीकनेस तो नहीं है कि उसका हेड ड्रॉप तो नहीं हो जाता किसी साइड के ऊपर, फेस की वीकनेस तो नहीं है, और क्रेनियल नर्व की वीकनेस तो नहीं है कि बच्चे की जो है वो चेहरा एक साइड पे मुड़ रहा हो, चेहरे के तासरात नहीं आ रहे, आंखें नीचे गिर गई हैं, ठीक है, आंखें बंद नहीं होती। तो इन चीज़ों का आपने पूछ लेना है। तो इस तरह आपने वीकनेस का पूछ लेना है। यहाँ पे आपने ये चीज़ पूछ लेनी है कि बच्चे की जो वीकनेस है उसके अंदर डायगोनल वेरिएशन तो नहीं है, कि सुबह और शाम में फर्क तो नहीं होता। अगर सुबह और शाम में फर्क आया तो डेफिनेटली आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर लाइक माइस्थीनिया ग्रेविस आपके टॉप पे आ जाएगा। तो इसके बाद आपने उसको क्वेश्चन पूछ के उसको निकाल देना है। तो अब जो आपकी जब आप वीकनेस प्रॉक्सिमल मिल गई, आपको लंबे ड्यूरेशन की मिल गई, आपको आपका डायगोनल वेरिएशन नहीं आ रही, तो डेफिनेटली मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज आपका, जब मायोपैथीज आपका टॉप के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट, आपने उसके जो है मस्कुलर वीकनेस का पैटर्न देख लेना है कि उसकी वीकनेस क्या है। वीकनेस के 3-4 पैटर्न है आपके। एक तो है कि लिम्ब गर्डल पैटर्न ऑफ वीकनेस, कि बच्चे की जो है वो उसकी जो है वो शोल्डर गिल्डर की वीकनेस है,
और जो है वो पेल्विक गिर्डल की वीकनेस है। तो ये 3 चीज़ों में आता है टिपिकली, जिसके अंदर डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसी तरह हमारी जो है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इस तरह SMA है। तो इसके अंदर ये टिपिकल पैटर्न आता है कि बच्चे के अंदर जो वीकनेस होती है वो पेल्विक गिर्डल और शोल्डर गिल्डर की स्टार्टिंग में होती है। इस तरह अगर आप टिपिकली आपकी काप्सुलर हाइपरट्रॉफी जो है वो आपकी डुशेन में मिलती है, आपको लिम्ब गर्डल मिलती है और SMA के अंदर भी मिल सकती है। अगर हम बात करें फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, तो उसके अंदर जो है वो आपका पैटर्न फेशियो स्कैपुलो और ह्यूमरल होता है कि बच्चे के अंदर पहले फेस की वीकनेस होती है, उसकी फेशियल नर्व की वीकनेस होती है, बच्चे के चेहरे के तासुरात नहीं आते, जब वो आंखें बंद करता है तो उसकी प्रॉपर आंखें बंद नहीं होती। उसकी विंगिंग ऑफ स्कैपुला होती है कि उसके कंधे नीचे गिर जाते हैं और उसकी बाजू के अंदर वीकनेस आती है। तो टिपिकली वीकनेस ऐसे स्टार्ट होती है। अगर हम बात करें एमरीड्राफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, तो उसके अंदर स्कैपुलो ह्यूमरो पेरोनियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि उसके विंग ऑफ स्कैपुला होती है, ह्यूमरस की वीकनेस होती है और पेरोनियल यानी कि फुट ड्रॉप आ जाता है उसके अंदर। और टिपिकली उसके अंदर जो है वो कंट्रेक्चर आते हैं आपके एल्बो के और एंकल के। और टिपिकली उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है वो हार्ट ब्लॉक्स या कार्डियक इरिथमियाज मिलते हैं। ये 3 पैटर्न हैं, लिम्ब गर्डल पैटर्न, फेशियो ह्यूमरल पैटर्न और स्कैपुलो ह्यूमरो पेरोनियल पैटर्न। अगर हम मैटरनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो उसके अंदर टिपिकली क्या होता है कि आपकी मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मायोटोनिया, कि बच्चा जब किसी चीज़ को पकड़ता है तो उसको हाथ खोलने में दुश्वारी होती है, उसकी बच्चे की पेरेंट्स के अंदर भी ये चीज़ मिलती है। अदर देन दैट पेशेंट के अंदर जो है टोसिस हो सकती है, फेशियल वीकनेस हो सकती है, एंडोक्राइन इश्यूज हो सकते हैं, लाइक उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है और प्यूबर्टी डिले हो सकता है और हार्ट के इश्यूज भी आ सकते हैं। सो ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिसपे आपने ये चीज़ें निकाल देनी है। अच्छा, ये तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होगी। उसके अलावा हमारी जो है कंजेंटल मायोपैथीज भी इसी तरह आपको वीकनेस के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं, बट उनका ऑनसेट बहुत जल्दी होता है। कंजेंटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज भी आपकी प्रेजेंट कर सकती हैं इसी वीकनेस के साथ, बट उनके अंदर जो है वो आपको आई की एब्नॉर्मलिटीज मिलती हैं और ब्रेन की एब्नॉर्मलिटीज मिलती हैं। इसी तरह हमारी मस्कुलर मायोपैथीज अदर देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज भी होती हैं, जो इनके डिफरेंट आप अगर देखें तो ड्रग्स हैं जिसके अंदर स्टैटिन्स हैं, फिब्रेट्स हैं और स्टीराइड्स हैं, वो भी मायोपैथी करा सकती हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक SLE, JDM, पोलीमाइसाइटिस, तो वो भी मायोपैथी करा लेती हैं। तो आपने पूछना है बच्चे के जिस्म के ऊपर कोई एब्नॉर्मल रैश तो नहीं है, जो कि पोलीमाइसाइटिस में पूछ लेना है, मिलता है आपको। ड्रग हिस्ट्री लेनी है फॉर ड्रग इंड्यूस्ड मायोपैथीज। इस तरह एंडोक्राइन डिजीज लाइक हाइपोथायराइडिज्म, एडिसन डिजीज जो है और कुशिंग सिंड्रोम, वो भी मायोपैथी करा सकता है। तो आपने कुशिंग के क्वेश्चन पूछने हैं आपने कि बच्चे का चेहरा जो है वो फूल तो नहीं गया वाला, गाल रेड तो नहीं हो गया, वजन तो नहीं बढ़ गया। इस तरह हाइपोथायराइडिज्म के क्वेश्चन पूछने हैं कि बच्चे के अंदर वो कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड इंटॉलरेंस, भूख का कम होना, ये चीज़ें तो नहीं आ रही। एडिसन के क्वेश्चन पूछ लेने हैं आपके। तो ये एंडोक्राइन काजेज ऑफ मायोपैथी भी जो है वो आपके हो सकते हैं। इस तरह मेटाबॉलिक मायोपैथी भी होती है। इसके अंदर टिपिकली माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है, फैटी एसिड ऑक्सीजन डिफेक्ट है और GSTs है। माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो मल्टी सिस्टमिक होती है कि मायोपैथी के अलावा बच्चे को जो है वो फिट्स भी हो सकते हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है, न्यूरोपैथी भी हो सकती है, विजन लॉस भी हो सकता है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट और जो हमारे GSTs हैं टिपिकली वो एपिसोडिक होते हैं कि एक्सर्शन के बाद जब बच्चा एक्सर्ट करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसके बाद बच्चे के अंदर वो जो है रेप्डोमायसिस मिलती है और ये परमानेंट जो है वो मायोपैथी लाइक प्रेजेंटेशन के साथ भी आ सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसके अंदर डेफिनेटली ब्लड के टेस्ट शामिल है, इसके अंदर CPK LDH है, जेनेटिक टेस्टिंग शामिल है, इसके अंदर डेफिनेटली डिस्ट्रोफिन जीन टेस्टिंग है और दूसरी जेनेटिक टेस्टिंग है, EMG NCS है, मसल बायोप्सी है और कॉम्प्लिकेशंस के अंदर डेफिनेटली ECG और एकोकार्डियोग्राफी है, एक्सरे स्पाइन है फॉर काइफोस्कोलियोसिस। इसी तरह आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमारी स्लीप स्टडीज़ हैं और पोलिसोमनोग्राफी है और रिस्पायरेटरी फंक्शनल स्टडीज़ हैं, तो जो आपको इन चीज़ों को शो करती हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो डेफिनेटली स्पेसिफिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर जैसे कि स्टीराइड्स हैं और हमारी जीन थेरेपी है, लाइक SMA या डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए जीन थेरेपी अवेलेबल है। इस तरह ASOs यानी एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि हमारे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में यूज़ करते हैं। अगर हम सपोर्टिव थेरेपी की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर फिजियोथेरेपी है, सपोर्टिव डिवाइसेस, स्प्लिंट हैं, ब्रेसेस हैं। इस तरह हमारी जो है वो न्यूट्रिशन काउंसलिंग है, विटामिन D, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है। और अगर हम हार्ट की बात करें तो अगर पेशेंट को कार्डियक सिम्टम है तो उसके अंदर एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं या फिर पेशेंट के अंदर जो है वो एंटी फेलियर ड्रग्स हैं। इसके अंदर हमारी PAS है, डाइजॉक्सिन है, तो डिफरेंट ड्रग्स जो भी एज पर कंडीशन है। और अगर हम बात करें स्पाइन की, अगर काफ़ी स्कोलियोसिस है तो उसकी सर्जरी है। तो इन चीज़ों को भी आपने उससे पूछ लेना है। पेशेंट की फंक्शनल असेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट कितना इंडिपेंडेंट है, क्या वो चल सकता है, क्या वो बैठ सकता है, क्या वो खाना खुद खा सकता है, क्या वो ड्रेसिंग अनड्रेसिंग टॉयलेटिंग ये चीज़ें कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या पेशेंट रात को सोते हुए उसको जो है वो नॉक्टर्नल ऑक्सीजन की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, ठीक है।
उससे कितने एडमिशन्स हुए हैं, कितनी बार उसको दाखिला हुआ है, क्या उसको एस्पिरेशन तो नहीं होती, चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं होते, उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, वेट गेन तो नहीं हो रहा, वेट लॉस तो नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को भी आपने बहुत डिटेल में पूछना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्पेशली जब आपकी डिजीज़ काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है। कम्प्लिकेशन में आप डेफिनेटली कार्डियक सिम्टम जरूर पूछेंगे, जो मुख्तलिफ जो मायोपैथीज या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आपको मिलते हैं, जिसके अंदर कार्डियक एरिथमिया भी हो सकते हैं और कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती हैं। तो आपने फेलियर के सिम्टम पूछने हैं और कार्डियक एरिथमिया के लिहाज से पूछ लेना है कि बच्चे को पल्पिटेशन तो नहीं होती, बच्चे के अंदर कोई, उसकी फैमिली के अंदर किसी को अंदर सडन डेथ तो नहीं हुई, खासतौर पर जैसे एमरी ड्राइफस है या आपकी जो है वो मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो उस सूरत में आपके ये कार्डियक सिम्टम और कार्डियक एवोल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने उससे एडिशनल वैक्सीनेशन के बारे में जरूर पूछना है, लाइक पेशेंट क्योंकि बेड बाउंड हो जाते हैं इवेंचुअली, तो एडिशनल वैक्सीनेशन खासतौर पर जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, आपके न्यूमोकोकल की वैक्सीनेशन है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जेनेटिक काउंसलिंग के मैंने पहले बताया हुआ है कि मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिसको आप जो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहले तो आपने बताना है कि बच्चे के अंदर डिजीज़ क्या है, उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, उसका रिग्रेस रिस्क क्या है। उनकी फैमिली कंप्लीट है तो डेफिनेटली उन्होंने बच्चे मजीद नहीं करने। अगर फैमिली इनकम्प्लीट है तो आपने बताना है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको पता होना चाहिए कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, प्री नेटल टेस्टिंग कैसे की जाती है जिसमें सीवीएस है और हमारा जो है वो एमनियोसेंटेसिस है, पोस्ट नेटल टेस्टिंग कैसे करनी है, स्क्रीनिंग कैसे करनी है, कन्फर्मेशन कैसे करनी है, और कैरियर टेस्टिंग कैसे करनी है, जो बच्चे आसपास के हैं उनके जो सिबलिंग्स हैं या जो कजन्स हैं उनके अंदर कैरियर टेस्टिंग कैसे करनी है, और जीन थेरेपी उसकी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जेनेटिक काउंसलिंग का पार्ट हैं। तो जब भी कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर आए तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इस चीज़ों का कंसेप्ट आपको होना चाहिए। तो ये बेसिक ओवरव्यू था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। इस इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होगी और आप इजीली एग्जाम को पास आउट कर लेंगे। थैंक यू।